हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का नेक्स्ट टॉपिक उपभोग प्रवृत्ति एवं बचत प्रवृत्ति के विषय में। आज मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी उपभोग फलन क्या होता है, उपभोग किस किस बात पर निर्भर करता है, जैसा कि आप समझते हैं उपभोग क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एपीसी, एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, और इस अवधारणा का इस समष्टि अर्थशास्त्र में क्या महत्व है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको नेशनल इनकम के सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, मनी बैंकिंग के भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, सेंट्रल बैंक वगैरह बहुत सारे वीडियो मैंने इससे पहले भी डाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जाइए और मेरे वीडियोस देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं औसत बचत प्रवृत्ति एवं उपभोग प्रवृत्ति। बचत प्रवृत्ति एवं उपभोग प्रवृत्ति, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि बचत प्रवृत्ति क्या होती है कि आय का जो भाग खर्च किया जाता है, उपभोग पर खर्च किया जाता है, उसको बचत प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की क्या विभिन्न स्तर रहेंगे, इसको उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले आता है आपके उपभोग फलन। उपभोग फलन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, उपभोग फलन होता है C इज द फंक्शन ऑफ Y, मतलब उपभोग आय का फलन है। उपभोग आय का फलन है, अर्थात उपभोग में परिवर्तन जो होते हैं, उपभोग और आय जो होते हैं, इनके बीच में जो गणितीय संबंध होता है उसको कहते हैं उपभोग फलन। उपभोग फलन को सामान्यतः लिखते हैं C इक्वल टू A प्लस बी वाई। यहाँ देखिए आप, ये है कि C जो है वो है उपभोग, ए जो है वो है स्वायत्त उपभोग, मतलब ऐसा उपभोग जो आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आय शून्य हो जाने पर भी जो व्यक्ति उपभोग करता है, जितना उपभोग करता है उसको, इसको दिखाया है ए से, ये ए है। और बी है एमपीसी, या आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में जिस दर से परिवर्तन होगा उसको कहते हैं बी एमपीसी, और वाई है आय। आय बढ़ने पर सामान्यतः उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय की तुलना में कम अनुपात में बढ़ता है। इसको अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहेंगे तो वो इस तरह से बनेगा, ये देखिए इस तरह से, ये इधर हम उपभोग ले रहे हैं और इधर हम आय ले रहे हैं। तो आय जीरो होने पर भी उपभोग कुछ ना कुछ तो इंसान करता ही है, चाहे वो अपनी पुरानी सेविंग्स को खर्च करता है, किसी भी तरह से करता है। तो आय जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ उपभोग करता है, इसलिए उपभोग वक्र यहाँ से शुरू होता है। तो ये आय है अगर, तो ये उपभोग है, और आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में भी परिवर्तन होता है, और इस संबंध को हम उपभोग फलन कहते हैं। अब आता है उपभोग प्रवृत्ति। इसमें आता है सबसे पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी क्या होती है, कुल उपभोग बटा कुल आय, इसको कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसका फॉर्मूला देखिए आप, C बटा आय, मतलब कुल उपभोग बटा कुल आय। इसको अगर घटा कर दिया जाए, जैसे मान लो आय 10,000 रुपए और उपभोग 8,000 है, तो एपीसी बराबर क्या हो जाएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, 10,000 बटा 8,000, तो क्या आ जाएगी 0.8, या हम कह सकते हैं 80%। तो ये है आपके औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसका डायग्राम भी वैसा ही बनेगा जैसे पहले बना था, ये इस तरह से इसका डायग्राम बनता है औसत उपभोग प्रवृत्ति का। अब आता है नेक्स्ट, आता है इस डायग्राम में हमेशा इस तरफ उपभोग लिया जाएगा y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर आय ली जाएगी। ये कहलाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, अर्थात डेल्टा C बटा डेल्टा Y। डेल्टा दिखाता है चेंज को, तो उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन होगा उस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अतिरिक्त आय की एक इकाई का कितना भाग अतिरिक्त उपभोग पर खर्च किया जाएगा, इसको कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मान लो 1,000 रुपए इनकम बढ़ी है, मतलब डेल्टा Y जो है वो है 1,000,
तो और अगर डेल्टा सी मतलब 1,000 रुपए इनकम बढ़ने से अगर उपभोग में परिवर्तन 800 रुपए होता है तो एमपीसी बराबर क्या आ जाएगा 0.8 मतलब 1,000 बटा 800 इक्वल टू 0.8। ये है एमपीसी। एमपीसी को हम इस तरह से दिखाते हैं डायग्राम में, ये मान लो ये है तो ये दिस बटा दिस डेल्टा वाई और डेल्टा सी, ये है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब आता है, अभी तक मैंने बताया औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग फलन। अब आता है उपभोग प्रवृत्ति का महत्व। उपभोग का स्तर जो है ये कुल मांग को प्रभावित करता है। अगर हमें अर्थव्यवस्था में कुल मांग देखनी है तो हमें किसको देखना पड़ेगा, उपभोग के स्तर को ही देखना पड़ेगा। कुल मांग को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय आय के निर्धारण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। गुणक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। गुणक प्रक्रिया क्या होती है इसका मैं डिटेल में वीडियो आने वाले लेक्चर्स में बनाऊंगी, वो आपको उससे पता चलेगा कि गुणक प्रक्रिया क्या होती है, इसका विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बचत प्रवृत्ति। ये था उपभोग प्रवृत्ति, अब आता है बचत प्रवृत्ति। देखिए आय का कुछ भाग खर्च किया जाएगा उपभोग पर, दूसरा भाग खर्च किया जाएगा, दूसरा भाग जो है बचत किया जाएगा। तो आय के उस भाग को जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता उसको बचत कहते हैं। बचत किसको कहते हैं आप अच्छे से जानते हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है इस वीडियो को देखने वाला जो कि बचत के विषय में नहीं जानता है। तो बचत क्या है, बचत है जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता वो बचत है। तो बचत प्रवृत्ति जो है ये भी आय और बचत के बीच संबंध को दिखाती है। बचत प्रवृत्ति भी, सेविंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग भी किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है। बचत भी किसका, आय होगी, आय में परिवर्तन होगा तो बचत में परिवर्तन होगा। तो बचत प्रवृत्ति के भी दो प्रमुख रूप है, एपीएस और एमपीएस। एपीएस होता है औसत बचत प्रवृत्ति और एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब वही औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, कुल बचत बटा कुल आय। जैसे हमने पहले देखा था औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या थी, कुल उपभोग बटा कुल आय। अब इसमें हो जाएगा कुल बचत बटा कुल आय, एस बटा वाई। सेम उदाहरण है, 10,000 रुपए इनकम है और 2,000 रुपए बचत की जाती है तो एपीएस हो जाएगा 0.2। तो ये कहलाती है औसत बचत प्रवृत्ति। इसके बाद आता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। आपको पता ही है सीमांत बचत प्रवृत्ति भी क्या होगी, एमपीएस विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। मतलब एस में परिवर्तन, बचत में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, ये होगा सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब आता है उपभोग और बचत का संबंध। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि उपभोग भी आय का फलन है और बचत का भी आय का फलन है। तो कुल मिलाकर आय जो होती है, आय का या तो उपभोग किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, बचत की जाती है। तो इससे एक समानिका बनती है y इक्वल टू सी प्लस एस। मतलब आय बराबर जो होती है वो बचत और उपभोग के योग के बराबर होती है। औसत रूप में हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को अगर बटा y कर दें तो आ जाएगा ये आ जाएगा एपीसी और ये आ जाएगा एमपीसी। अगर सोचो आप देखो, आप इसको अगर इसको y बटा y कर देती हूँ मैं और c प्लस एस दोनों को मैं बटा y कर देती हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, c बटा y क्या होगा एपीसी, s बटा y क्या होगा एपीएस, ये बराबर होगी इक्वल टू 1 के। ये आ गया ये वाला समीकरण, ये जो मैंने आपको स्लाइड पर दिख रहा है ये वाला समीकरण। इसी तरह से एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 के बराबर होगा। उदाहरण से भी आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का योग 1 के बराबर होता है। एपीसी और एमपीसी में अंतर आप आसानी से बता सकते हैं। एपीसी जो है ये तो कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात है। एपीसी क्या है, सी बटा वाई, ये देखो सी बटा वाई है। और एमपीसी क्या है, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, मतलब आय में परिवर्तन से उपभोग में होने वाला परिवर्तन है। तो एमपीसी जो है ये तो परिवर्तन की प्रतिक्रिया को बताता है, जबकि एपीसी जो है किसी भी आय स्तर पर उपभोक्ता के व्यवहार को बताता है। तो एपीसी और एमपीसी इस तरह से एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट इसी तरह से एपीएस और एमपीएस। एपीएस जो है ये भी कुल बचत और कुल आय का अनुपात है, एस बटा वाई है। ये एपीसी और एपीएस, एमपीएस जो है वो डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई है।
तो एपीएस जो है ये क्या बताता है, आय के एक स्तर पर बचत की प्रवृत्ति, मतलब आय के अगर विभिन्न स्तर लिए हमने तो उन पर विभिन्न स्तरों पर कितनी कितनी बचत उपभोक्ता करता है उसको बताता है एपीएस। और एमपीएस बताता है अतिरिक्त आय के वितरण में बचत का हिस्सा कितना होता है, ये बताता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, कि एपीसी और एमपीसी का योग 1 के बराबर होगा, एमपीसी और एमपीएस का भी योग के 1 के बराबर होगा, और एमपीसी इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम और 0 से ज्यादा होगी, और इसी तरह से एमपीएस की वैल्यू भी 1 से कम और 0 से अधिक होगी। मतलब एमपीसी एंड एमपीएस दोनों क्या होंगे, हमेशा धनात्मक होंगे। एमपीएस दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे, मतलब ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। उपभोग और बचत मिलकर आय के उपयोग को निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से ये था आपके ये एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, इन सब के विषय में मैंने बताया। सबसे पहले मैंने आपको उपभोग फलन के विषय में बताया। उपभोग फलन में मैंने बताया कि कंजम्पशन जो है वो इनकम का फलन है, आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन होता है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, एपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है। एपीसी और एमपीसी का योग जो होगा वो 1 के बराबर होगा, एमपीसी और एमपीएस का योग भी 1 के बराबर होगा। अगर इसमें आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन भी इसमें डाल रही हूँ, तो आप वो क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है, एपीसी और एमपीसी का सूत्र बताइए, बचत प्रवृत्ति क्या है। तो इससे आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस होगी, तो ये आप जरूर से करिए। और इसके साथ साथ ही अगर इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज पूरी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।